हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर एमपीपीएससी पर, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए लूसेंट पॉलिटी का सीरीज। अब देखते हैं, चलिए आज उसमें हम पढ़ेंगे भाग 5 संघीय कार्यपालिका। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें हम देखते हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति की राष्ट्रपति में नहीं था। मतलब भारतीय जो संघ है उसकी कार्यपालिक शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में नहीं थी। यह अनुच्छेद 53 में दिया गया है। दूसरा इसमें पॉइंट, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। मतलब जो राष्ट्रपति है हमारे यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका है। अगला इसमें पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। पहला पॉइंट है इसमें, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। दूसरा इसमें पॉइंट है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में। तो इसमें तीसरा पॉइंट देते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह पहला भारत का नागरिक हो। दूसरा इसमें पॉइंट है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा पॉइंट है इसमें लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। और चौथा पॉइंट है लोकसभा के चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण नहीं करता हो। अगला इसमें देखते हैं, नोट जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगला इसमें देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, जो अनुच्छेद 54 में वर्णन किया गया है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे उस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित कर दिया गया है। अगला इसमें पॉइंट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अगला इसमें पॉइंट देखते हैं, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जो कि अनुच्छेद 55 में वर्णित है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्यों को अवैध नहीं होते हैं। अगला इसमें देखते हैं, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। मतलब राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष का कार्यकाल होगा उसका, यह अनुच्छेद 56 में वर्णित है। और अपने पद की समाप्ति के बाद वह जब तक बना रहेगा जब तक कि कोई उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अब अगला इसमें देखते हैं, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। मतलब प्रधानमंत्री जो पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति जो है वह मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है। नोट इसमें पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। और अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अभी तक के हुए राष्ट्रपतियों के बारे में अब देखते हैं। तो पहले राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने जिनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल था 26/1/1950 से 13/5/1962 तक। मतलब ये लगभग 12 वर्ष राष्ट्रपति रहे, 12 वर्ष। उसके बाद बने डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे हैं बीबी गिरी, पाँचवें हैं फरुखदीन अली अहमद, छठे हैं नीलम संजीवा रेड्डी, सातवें हैं ज्ञानी जैल सिंह, आठवें हैं आर वेंकट रमन, नौवें हैं शंकर दयाल शर्मा, 10वें हैं के आर नारायणन, 11वें हैं APJ अब्दुल कलाम, 12वें हैं प्रतिभा देवी पाटिल, 13वें राष्ट्रपति जो थे वो प्रणब मुखर्जी थे, 14वें जो अभी वर्तमान तक थे रामनाथ कोविंद, और 15वें जो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी वो हैं द्रौपदी मुर्मू। नोट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। नोट में क्या लिखा है? बीबी गिरी 3 मई 1959 से 20 जुलाई 1969 तक, मतलब 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक, तथा BD जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहे। अगला हम इसमें देखते हैं पॉइंट क्या है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं पर 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है। पहला इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा। यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो कि सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 56(2) में किया गया। दूसरा है इसमें महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन। महाभियोग के ये केवल एक ही आधार है जो कि अनुच्छेद 16(1) में उल्लेखित है, वह संविधान का अतिक्रमण है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाए, लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति पद त्याग करना होगा। मतलब उस तिथि से ही जब महाभियोग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी तो राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ेगा। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। तीसरा इसमें पॉइंट है, जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पद्धति की समाप्ति से पहले ही निर्वाचन पदावधि समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। मतलब जब राष्ट्रपति की पद रिक्ति पदावधि की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन जो होता है वह पदावधि की समाप्ति से पहले कर लिया जाता है। यह अनुच्छेद 62(1) में दिया गया है। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता तो अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। यह अनुच्छेद 56(1) में वर्णित किया गया है, 56(1) में। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। अगला इसमें देखते हैं, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 70 में देखते हैं, जब राष्ट्रपति और एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसे उपबंध कर सकती है,
इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति का उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में पारित किया है, जो कि यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो कि उस समय उपलब्ध हो, राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। चलिए हम राष्ट्रपति के वेतन भत्तों के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन व भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। तो राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी कौन कौन से अधिकार हैं? तो राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। पहला है भारत के प्रधानमंत्री का, दूसरा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद और अन्य सदस्यों का, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों का, तीसरा सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का, चौथा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, पांचवा राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, सातवां है भारत के महान्यायवादी, आठवां है राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर राज्यीय परिषद के सदस्य, नौवां है संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, 10वां संघीय क्षेत्रों में मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति, 11वां है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, 12वां है भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, 13वां है पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। तो 14वां है इसमें अल्पसंख्यक आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति, 15वां है इसमें भारत के राजदूतों एवं अन्य राजनयिकों की नियुक्ति, 16वां अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब विधायी शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहला, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने, लोकसभा भंग करने के संबंधी अधिकार। दूसरा है इसमें संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित दोनों सदनों का अभिभाषण करने की शक्ति। तीसरा है इसमें लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र में प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद के अभिभाषण की शक्ति है। चौथा, इसमें संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। पांचवा, इसमें क्या है विधायी शक्तियों में कि संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। पहला, नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों, क्षेत्रों, सीमाओं या नाम परिवर्तन संबंधी विधेयक। दूसरा, इसमें धन विधेयक अनुच्छेद 110। तीसरा है इसमें संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक 117(3). चौथा है इसमें ऐसे कराधान पर इसमें राज्य हित से जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक। अगला इसमें है राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 304। अगला है छठवां जो पॉइंट है इसमें, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह अनुच्छेद 108 में वर्णित है। नोट पढ़ लेते हैं। किसी अनुदान की मांग की सिफारिश राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद 113(3) में दिया गया। आगे देखते हैं। अगली शक्ति है संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। तो इसमें क्या है, जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा सदस्य के रूप में नामांकित कर सकते हैं, अनुच्छेद 331। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है, अनुच्छेद 80(3) में वर्णित है। फिर चौथा इसमें पॉइंट देखते हैं, अध्यादेश जारी करने वाली शक्ति।
अध्यादेश जारी करने कौन सी शक्ति है? संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहेगा, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। अगला इसमें है सैन्य शक्ति। सैनिक शक्ति में क्या है? सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। इसमें छठी शक्ति के बारे में क्या है? राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशी के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। अगला है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड क्षमा करने या उसका प्राविलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड का स्वरूप बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे कि मृत्युदंड को लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास को 1 वर्ष का कठोर कारावास परिहार करना। प्राविलंब में किसी दंड पर विशेषकर मृत्युदंड रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी की सजा में विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री को सजा कम कर देना। नोट इसमें दिया गया है, जब क्षमादान के पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। अगला इसमें देख लेते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के उपबंध मिलता है। अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल, अनुच्छेद 352। दूसरा है राज्यों के सांविधिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न आपातकाल, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। तीसरा है इसमें वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 न्यूनतम अवधि 2 माह। 9वां इसमें शक्तियों के बारे में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला इसमें देखते हैं 10वां पॉइंट, राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेवी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 में केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने पर यथाशीघ्र लौटा देगा। जेवी वीटो की शक्ति के प्रयोग उदाहरण है 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया था। अगला इसमें भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए। दूसरा इसमें तथ्य है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे। तीसरा तथ्य इसमें है कि केवल बीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। चौथा पॉइंट इसमें है, केवल नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर उसके बाद निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। मतलब एकमात्र राष्ट्रपति जो हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं नीलम संजीवा रेड्डी। 5वां इसमें है,
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल हैं। और एक पॉइंट इसमें हम और जोड़ सकते हैं कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो हाल ही में विजयी हुई हैं और राष्ट्रपति पद की शपथ ली हैं। चलिए देखते हैं आज का राष्ट्रपति। हमने संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में आज हमने पढ़ा। कल के लेक्चर में हम उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। जय हिंद।